मेरा नाम समीरा है। हम लोग गांव के रहने वाले थे। मेरा जन्म एक बहुत ही अमीर खानदान में हुआ था। मैं अपने माता-पिता की लाडली थी। हमारे परिवार में 3 भाई, माता-पिता और मैं थी। मेरे तीनों भाई मुझ पर जान छिड़कते थे। वह मेरे पसंद की हर चीज़ लाते थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे। पूरे खानदान में इकलौती लड़की हुई थी, इसीलिए मुझसे सभी बहुत प्यार से रहते थे। मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होने देते थे। मेरे भाइयों ने मुझे इतने लाड प्यार से पाला था कि कभी मुझे किसी भी चीज़ की कमी होने नहीं देते थे। मुझे जिस वक़्त जिस चीज़ की माँग होती थी, वह पहले से ही मौजूद हो जाया करती थी। मेरे सभी भाइयों में से 2 भाइयों की शादी हो गई थी और 1 भाई विदेश में पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, हालाँकि मुझे पढ़ाई-लिखाई करना पसंद नहीं थी। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी और खुशी-खुशी गुज़र रही थी। एक दिन मैंने पिताजी से मोबाइल फ़ोन की माँग की। स्कूल में मेरी फ्रेंड्स के पास मोबाइल फ़ोन हुआ करते थे। वे लोग मुझे अक्सर बताया करती थीं कि उन्होंने मोबाइल में अपने सोशल अकाउंट्स बनाए हुए हैं। उन लोगों को देखकर मुझे भी अपना सोशल अकाउंट मोबाइल में बनाना था। इसीलिए पिताजी से मैंने मोबाइल फ़ोन की माँग की थी। पिताजी ने मुझे मना किया था, लेकिन मेरे जन्मदिन पर मेरे बड़े भैया ने मुझे बहुत ही अच्छा-सा स्मार्टफ़ोन गिफ्ट किया था। स्मार्टफ़ोन देखकर मैं बहुत ही खुश हुई थी। मैंने मेरा सोशल अकाउंट अपनी फ्रेंड से ही बनाना सीखा था। मैं अपनी अच्छी-अच्छी फ़ोटो क्लिक किया करती थी। मैं दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और गोरी-चिट्टी थी। जब मैंने सोशल मीडिया पर अपना फ़ोटो अपलोड किया, तो बहुत सारे कमेंट और लाइक्स आने लगे थे। लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। सोशल मीडिया पर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए थे। सोशल मीडिया पर मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई थी। उसका नाम आकाश था। वह लड़का बहुत ज़्यादा समझदार था। उसने मुझे समझाया कि तुम अपने फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड मत किया करो। लोग लड़कियों के फ़ोटोज़ का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। तभी मैंने अपने सारे फ़ोटो सोशल मीडिया से डिलीट कर दिए थे और मैंने आकाश का धन्यवाद किया था और उससे कहा कि मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तुमने मुझे ये बात बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। धीरे-धीरे मेरी दोस्ती आकाश से बढ़ने लगी और एक दिन आकाश ने मुझे बताया कि वह मुझसे प्यार करने लगा था। मैंने भी उसके प्यार का इज़हार किया था और मुझे भी उसके साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता था। मैं गाँव की रहने वाली लड़की थी और आकाश शहर का रहने वाला लड़का था। आकाश मुझसे बहुत प्यार करने लगा था और मैं भी आकाश से बहुत प्यार करती थी। वक़्त इतना गुज़र जा रहा था कि हम दोनों एक-दूसरे के प्यार में खोते चले जा रहे थे। हम दोनों एक-दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। एक दिन जब पापा ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरा रिश्ता गाँव के ही एक बहुत बड़े ज़मींदार के लड़के के साथ मेरा रिश्ता पक्का कर दिया था, लेकिन मैंने अभी तक घर में आकाश के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं आकाश के सिवा किसी और से शादी करूं। एक बार मैंने आकाश से बात करके उसे बताया कि मेरा रिश्ता मेरे घर वालों ने तय कर दिया है। मैंने अपनी एक सहेली को आकाश के बारे में बताया था। मेरी सहेली ने मुझे ये बात तुरंत ही अपने घर वालों को बताने के लिए कहा था, क्योंकि मैं किसी भी हाल पर आकाश से शादी करना चाहती थी। मैं आकाश से प्यार करती थी, इसीलिए मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती थी। मैंने अपनी भाभी को ये आकाश के बारे में बता दिया था और ये भी बता दिया था कि मेरी बातचीत आकाश से किस तरह से शुरू हुई थी। भाभी ने जब भैया को बताया कि समीरा किसी लड़के से प्यार करती है और उस लड़के से बातचीत उसे सोशल मीडिया पर हुई थी, तो भैया ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। उनका कहना था कि तुम इस लड़के से बातचीत करना बंद कर दो। ऐसे लोगों की बातों में नहीं आते। ऐसे लोग फ्रॉड होते हैं और हमें बहला-फुसलाकर हमसे पैसे मांगते हैं। सोशल मीडिया पर रहने वाले ज़्यादातर लड़के लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें धोखा दे देते हैं। भैया की बातें सुनकर मुझे इस बात पर यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि आकाश ऐसा लड़का नहीं था। वह बिल्कुल सीधा-सा और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। मैंने अपने भैया को बहुत समझाने की कोशिश की कि आकाश बहुत ही अच्छा लड़का है। वह कभी किसी को धोखा नहीं देता, लेकिन किसी ने मेरी बात न सुनी। किसी तरह ये बात मेरे पिताजी को भी पता चल गई थी। उन्होंने भी मुझे बहुत समझाया था और वह चाहते थे कि मैं शादी के लिए राजी हो जाऊं, क्योंकि जो लड़का पिताजी ने देखा था, वह उन्हें बहुत ही अच्छा लगा था। भैया चाहते थे कि मैं आकाश को भूल जाऊं, लेकिन मैं ऐसा सपने में भी नहीं कर सकती थी। जब मैंने इस बारे में आकाश को बताया, तो उसने मुझे वो करने को कहा जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। उसने मुझसे कहा कि तुम अपने घर से भाग जाओ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता। पिताजी और भैया ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी
और एक दिन जब रात को जब सब लोग सो रहे थे, तब मैंने मौका पाकर वहां से भाग निकलने की सोची। रात के अंधेरे में कोई भी मुझे देख नहीं पाया था और आकाश को बताए हुए पते पर चली गई थी। जब मैंने पहली बार आकाश को देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि मैंने पहली बार आकाश को देखा था। आकाश भी मुझे देखकर बहुत खुश हुआ था। वह मुझे अपने घर ले गया था। उसका घर बहुत ही छोटा था और उसके घर में कोई नहीं था। उसने मुझे भी अपने साथ वहीं पर रख लिया था। आकाश किराए के मकान में रहता था। हम दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली थी। उसके बाद हम दोनों पति पत्नी बन गए थे और हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। हम दोनों बहुत प्रेम से रहने लगे थे। हम बहुत खुश थे। वह बहुत ही मेहनती था। वह अपना काम पूरी लगन से करता था। मैंने सोचा था कि अगर मैं घर से भागकर आई हूँ तो मेरे भाइयों ने और मेरे माँ पिताजी ने मुझे ढूंढने की कोशिश की होगी, लेकिन मैं क्या करती, मैं आकाश से बहुत प्यार करती थी। मेरे माँ पिताजी नहीं माने और भैया भी नहीं माने थे। मेरी शादी दूसरे लड़के से करवाने के लिए तैयार थे। फिर मैं क्या करती, इसीलिए मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं अपने पति के साथ बहुत ज्यादा खुश थी। अगर मैं अपना घर छोड़कर नहीं आती तो मेरे भैया मेरी शादी कहीं और कर देते और मैं आकाश के बगैर नहीं रह सकती थी। मुझे आकाश से इतना ज्यादा प्यार हो गया था कि मैं आकाश के प्यार में दीवानी हो गई थी। आकाश भी मुझसे बहुत प्यार करता था। वह मुझे हर चीज लाकर दिया करता था। वो मेरी छोटी से छोटी ज़रूरत को पूरी किया करते थे, क्योंकि वह जानते थे कि मैं उनकी खातिर अपना सब कुछ छोड़कर आई हूँ। अपनी ज़िंदगी का ये फैसला करके मैं कभी भी नहीं पछताई थी। लेकिन एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ जो शायद कभी मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर जैसे मेरी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई हो। मेरी खुशियों को अचानक ही किसी की नज़र लग गई थी। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पास किसी का फ़ोन आया था कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं भागते हुए अस्पताल गई तो मैंने देखा कि वह आखिरी सांस ले रहे थे। उनकी जान चली गई थी और इसका मतलब मेरी तो सारी जिंदगी ही उजड़ गई थी, जिसके खातिर मैं गांव से शहर आई थी। आज वह मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया था। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मेरे पति का इस दुनिया में कोई और नहीं था और अब तो मेरा भी इस दुनिया में मेरे पति के अलावा कोई और नहीं था और वो भी अब मुझे छोड़कर चले गए थे। अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मुझे नहीं पता था नसीब मेरे साथ ऐसा खेल खेलेगा। मैंने तो आकाश के बिना रहना कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी और मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। कुछ दिनों तक मैं यूं ही गम में आंसू बहाती रहती थी। मेरे पास मेरा कोई भी नहीं था। मेरा सारी आईडी वगैरह सब मेरे भाइयों के घर पर ही थी। मैं कहीं नौकरी भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे पास मेरी अपनी पहचान के लिए कोई सबूत नहीं था, क्योंकि अभी मेरी शादी को सिर्फ 3 महीने ही गुजरे थे। आकाश के मरने के बाद मैंने अपने घर वालों से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, तो उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया और कहा कि तुम हमारे लिए मर चुकी हो और अब वापस तुम्हें कभी हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं। और वैसे भी मुझे पता था कि मुझे अपने घर वालों से यही जवाब मिलेगा, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारती। मुझ पर तो आफतों का पहाड़ टूट पड़ा था। आकाश को मरे हुए 1 महीना हो चुका था। कुछ दिन तक तो आस पड़ोस के लोग मेरी मदद करते रहे, लेकिन कोई किसी की कब तक मदद कर सकता है। मैं घर की कोई ना कोई चीज़ बेचकर अपना गुजारा करती रहती थी, लेकिन मकान मालिक भी अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। उसने किराया न देने की वजह से मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी। यहाँ तक कि मेरी ज़िंदगी के इतने बुरे दिन आ गए थे कि मैंने लोगों के आगे हाथ फैलाने शुरू कर दिए थे। मैं सड़कों पर भीख मांगने लगी थी। कोई मुझे खाना दे दिया करता था तो मैं खा लिया करती, वरना मैं भूखी फिरती रहती थी। मेरी जिंदगी बद से बदतर होती चली जा रही थी। एक दिन मैं एक मंदिर में सीढ़ियों के पास बैठकर भीख मांग रही थी। तभी उस दिन एक आदमी ने मुझे भीख दी। मैं भूख से मरने वाली थी। मैंने उस आदमी के पैर पकड़ लिए। मैं कहने लगी, साहब मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरे पास रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। जहाँ पर मैं रहती थी वहाँ के मकान मालिक ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं किराए पर रहा करती थी और रूखी सूखी रोटी खाकर अपना गुजारा कर रही थी। अब तो घर में वह रूखी सूखी रोटी भी खत्म हो गई थी, इसीलिए मैंने सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर दिया। मैंने कहा, मैं कभी भी किसी के आगे मैं भीख नहीं मांगी थी। मेरा नसीब मुझे यहाँ तक ले आया है।
बल्कि मैं तो ऐसे ही घर में पली बड़ी थी जहाँ पर मेरी बात को हुक्म मान लिया करते थे। लेकिन अब ऐसी नौबत आ गई है कि मेरे पति इस दुनिया में नहीं हैं और ना ही मेरा कोई सहारा है। प्लीज़ भगवान के लिए कुछ दे दीजिए। उन साहब ने मुझसे कहा, क्या तुम मेरे घर चल सकती हो? ये सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। उसने मुझसे कहा कि मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। मैं अपने इकलौते बेटे की परवरिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे को संभालो। अगर तुम उसकी परवरिश कर सकती हो तो मैं तुम्हें खाने-पीने के लिए सब कुछ दे दूँगा और तुम्हारी ज़िंदगी भी सँवर जाएगी। उन सब की बात सुनकर मैं सोचने लगी थी। फिर ख़्याल आया कि वैसे भी मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं था। मकान मालिक ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था और अब मैं दर-दर की ठोकरें खा रही थी। सड़कों पर भीख माँग रही थी। यहाँ तक कि मुझे कोई खाना खिला देता था तो खा लेती थी। अगर कोई मुझे खाना नहीं देता था तो मैं भूखी पड़ी रहती थी। यही सब सोचते हुए मैं साहब के साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। वैसे भी उस टाइम मेरा पेट भरने के अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इसीलिए मैं फ़ौरन राज़ी हो गई और उस आदमी के साथ उसके घर चली गई। वह आदमी मुझे अपने घर ले गया। उनका घर बहुत ही बड़ा था और वह बहुत ही अमीर आदमी था। उसके घर में उसके अलावा कोई नहीं था, सिर्फ एक छोटा-सा बच्चा था जिसकी उम्र 3 साल थी। वह साहब ने मुझे खाना खिलाया और कहने लगा कि आराम से पेट भरकर तुम खाना खा लो। बहुत दिनों के बाद खाना देखकर मैंने पहले तो पेट भर के खाना खाया और उस आदमी को भी मुझे देखकर ऐसा एहसास हो गया था कि मैं बहुत ज़्यादा दिनों की भूखी हूँ। इसीलिए उसने मुझसे कोई भी सवाल नहीं किया था। खाना खाने के बाद उसने मुझसे पूछा कि अब तुम बताओ कि तुम कौन हो? अपने बारे में मुझे सब कुछ बताओ। मेरी आँखों के सामने बीता हुआ कल घूम रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं किस तरह से इस आदमी को बीते हुए कल के बारे में बताऊं और कैसे बताऊं कि मैं कौन हूं। लेकिन तुम मुझे अपने बारे में बता दोगी तो मैं तुम्हारे लिए रहने का बंदोबस्त भी कर दूंगा। तुम इस घर में आराम से रह सकती हो। यहाँ पर तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इस घर में मैं और मेरी माँ रहते हैं और मेरा एक 3 साल का बेटा है। घर के काम करने के लिए नौकर भी लगे हुए हैं। फिर मैंने उसे बताया कि मेरा नाम समीरा है। मैं गांव की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मेरे माता-पिता और मेरे 3 भाई हैं। मैं अपने भाइयों की लाडली बहन थी और अब मैंने भागकर शादी कर ली थी। शादी के बाद कुछ महीनों में ही मेरे पति की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। फिर मैं इस दुनिया में अकेली हो गई हूँ। अब मेरे माता-पिता भी मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। मेरे पति का एक्सीडेंट के बाद मेरे ऊपर परेशानियों के पहाड़ टूट पड़े और मेरी मजबूरियों ने मुझे सड़क के किनारे भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया था, इसीलिए आपके पैरों में गिरकर आपसे भीख मांग रही थी। अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं भूख से मर जाती। उस आदमी ने कहा कि आप मेरे घर में आराम से रह सकती हो, लेकिन आपको इसके बदले मेरे बेटे की अच्छी तरह से परवरिश करनी होगी। मैं आपको खुश कर दूंगा। मेरी पत्नी मर चुकी है, इसीलिए मेरे बेटे की परवरिश नहीं हो पा रही। मुझे एक ऐसी लड़की की ज़रूरत है जो मेरे बेटे को माँ बनकर पाल सके। उन्होंने मुझे अपने बेटे से मिलवाया और कहने लगे, ये है मेरा बेटा, इसका नाम कार्तिक है। इसके पैदा होने के कुछ दिनों बाद ही इसकी माँ इसको छोड़कर चली गई थी। मैंने उस आदमी के बेटे को गोद में लिया और प्यार करने लगी और कहने लगी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपके बेटे को अपना बेटा समझकर ही इसकी परवरिश करूंगी। कार्तिक का ख्याल रखने में मुझे बहुत खुशी मिलती थी। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी थी कि मुझे कार्तिक का ख्याल रखना था। टाइम पर उसे खाना खिलाना, कपड़े चेंज करना, उसको सुलाना था। बाकी घर के हर काम के लिए घर में नौकरानियां मौजूद थीं। लेकिन उसे घर में एक बहुत अजीब सी बात थी। वैसे तो साहब मुझे कार्तिक के बारे में सारी बातें बताई थी, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ राज छुपाए थे जिन्हें मैं उनसे पूछना मुनासिब नहीं समझती थी। एक दिन मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि कार्तिक अपने कमरे में नहीं था। मैं उठकर बाहर आई और फिर मैंने साहब से पूछा कि कार्तिक कहाँ है? वह अपने बिस्तर में नहीं है। साहब ने मुझे बताया कि शाम तक वह घर पर वापस आ जाएगा। मैंने साहब से कई बार पूछा कि आखिर वह कहाँ पर गया है और शाम तक वह कहाँ रहेगा, लेकिन वो मेरी बात को अनसुनी करके चले गए और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। फिलहाल वो घर के मालिक थे, इसीलिए मैंने ज़्यादा उनसे जिद भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर वो मुझे घर से निकाल देते तो फिर मैं कहाँ जाती। रोज शाम तक कार्तिक घर पर आ जाता था और रात को जब मैं उसे सुला दिया करती और सुबह उठकर देखती तो कार्तिक अपने बिस्तर से गायब होता था, लेकिन शाम को तो वह आ जाता था।
ऐसे रोज रोज होता था और जब मैं साहब से इस बारे में बात करती तो वह कह दिया करते थे कि मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम इस मामले से दूर रहो, इस बारे में तुम्हें ज़्यादा जानने की कोशिश मत किया करो। वो कहाँ पर जाता है इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा काम सिर्फ बच्चे की देखभाल और उसकी अच्छी परवरिश करना है। जो काम तुम्हें दिया गया है तुम बस वही करो। साहब की इस तरह की बात करने के बाद फिर मैंने उनसे कुछ भी पूछना छोड़ दिया था। लेकिन जब एक रात को मैं कार्तिक के साथ सो रही थी तो आधी रात को मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि कार्तिक बिस्तर पर ही मौजूद था। आज मैंने सोच लिया था कि आज मैं सच जानकर ही रहूंगी कि आखिर कार्तिक सुबह कहाँ चला जाता था। मैं जागती रही लेकिन फिर अचानक ही किसी टाइम मेरी आंख लग गई थी। मुझे पता ही नहीं चला और सुबह का रोज की तरह कार्तिक बिस्तर पर मौजूद नहीं था और मैं उठकर बाहर आ गई। मैंने बाहर आकर देखा तो एक सोफे पर साहब बैठे हुए थे। मैं नंगे पैर बाहर आई थी, इसीलिए साहब को मेरे कदमों की आवाज भी नहीं आई थी। वो अपना फोन चलाने में बिजी थे और मैंने अचानक कुछ ऐसा देखा कि मुझे उनसे डर लगने लगा और मैं वापस अपने कमरे में चली गई। इससे पहले तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि साहब आखिर क्या काम करते हैं। मुझे तो सिर्फ अपने काम करने से ही मतलब था। मुझे तो इस घर में हर चीज मिल रही थी, इसीलिए मैंने ज्यादा इस बारे में सोचा नहीं था। लेकिन एक दिन मैंने वहां पर काम करने वाली नौकरानियों से साहब के बारे में पूछना शुरू कर दिया। उनसे पूछा कि आखिर साहब क्या करते हैं। तो वहां एक नौकरानी ने मुझे बताया कि साहब पुलिस में हैं। ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि मैं एक पुलिस वाले के घर में रह रही हूँ। मैंने सोचा कि तभी उन्होंने मेरी मदद की होगी। मैं ऐसी हो गई थी जैसे मुझे साहब के काम के बारे में कुछ पता ही नहीं। ये बात मैंने साहब को जाहिर ही नहीं होने दी। अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं उनके बारे में सब जान गई हूँ तो न जाने वह मेरे साथ क्या करते। इसीलिए मैं खामोश हो गई थी। एक दिन मैं सफाई में लगी हुई थी। मैंने टेबल पर रखी हुई एक फाइल को देखा। मैंने सोचा कि इस फाइल को उठाकर मैं कमरे में रख देती हूँ। उस फाइल को उठाकर मैं कमरे के अंदर रखने जा रही थी, तभी अचानक वो फाइल मेरे हाथ से गिर गई और उसमें से बहुत सारे पेपर्स भी निकल गए। मैं उन पेपर्स को इकट्ठा किया, तभी मेरी नज़र फाइल में से गिरे हुए एक फोटो पर पड़ी। जब मैंने वह फोटो देखी तो फोटो देखते ही जैसे काटो तो खून नहीं। वह फोटो किसी और की नहीं बल्कि आकाश की थी और ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि आखिर मेरे पति की तस्वीर यहाँ पर क्या कर रही है। अचानक मुझे कुछ आहट सुनाई दी। मैंने कुछ सोचे समझे बिना ही वो फाइल में पेपर्स को इकट्ठा करने लगी, क्योंकि मुझे किसी के आने की आहट सुनाई दी थी। मैंने सोचा कि अगर साहब को पता चल गया कि मैंने ये फोटो देख ली है या फिर ये पता चल गया कि इस फोटो में जो आदमी है मैं उसकी पत्नी हूँ तो वह मुझे नहीं छोड़ेंगे। उस टाइम डर की वजह से मैंने जल्दी जल्दी सारी चीज एक साथ इकट्ठी की और उस फाइल को तैयार करके साहब के कमरे में रख कर वापस आ गई थी। लेकिन अब मुझे डर लगने लगा था और सबसे बड़ी फिक्र की बात तो ये थी कि मुझे अपनी जान का खतरा हो गया था और इसके बावजूद भी मैं यहाँ से नहीं जा सकती थी, क्योंकि इस घर के अलावा मेरा कोई और ठिकाना नहीं था और मुझे उस बच्चे से प्यार हो गया था। ऐसा लगता था जैसे ये बच्चा मेरा ही हो। इस बच्चे से मुझे लगाव हो गया था और इसके अलावा मुझे इस फोटो का राज भी जानना था। आखिर इस पुलिस वाले आदमी के पास मेरे पति की फोटो कैसे आई। मुझे डर लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि हो सकता है मेरे पिताजी और भाइयों ने मुझे ढूंढने के लिए आकाश की फोटो इस पुलिस वाले को दे दी होगी। लेकिन फिर ख्याल आया कि मेरे भाइयों ने तो उसे देखा भी नहीं था। मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। न जाने मेरे दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे थे। उस आदमी से पूछने की हिम्मत तो मेरे अंदर नहीं थी। मुझे यहाँ पर रहते हुए 6 महीना हो गए थे। उस बच्चे ने अब मुझे मम्मी कहना शुरू कर दिया था। मैंने उसे बहुत मना किया कि वह मुझे मम्मी ना कहा करे, लेकिन फिर भी मुझे मम्मी ही कहता था। साहब को यह भी पता था कि कार्तिक मुझे मम्मी कहकर पुकारता है, लेकिन साहब को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। मुझे भी कार्तिक से बहुत ज्यादा प्यार हो गया था। उसके बाद भी 2-3 बार ऐसा हुआ कि रात को मेरी आंख खुलती और कार्तिक मेरे साथ ही सो रहा होता था। लेकिन जब सुबह मैं उठती थी तो कार्तिक बिस्तर से गायब होता था और जो तस्वीर मैंने उस फाइल में देखी थी वो झूठ तो नहीं था। मेरे पति की तस्वीर यहाँ पर होना वाकई मुझे एक बहुत बड़ी हैरत में डाल दिया था। मुझे साहब ने एक मोबाइल दिया था और कहा था कि अगर तुम्हें किसी से बात करने की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। एक दिन मेरे मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया। मैं काम में बिजी थी, इसी वजह से कॉल नहीं उठा पाई, क्योंकि मेरा फ़ोन कमरे में पड़ा हुआ था।
जब मैं बाहर आई और मैंने अपना मोबाइल देखा तो मोबाइल में किसी अननोन नंबर से कॉल आई हुई थी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर के बाद उस नंबर से मैसेज आया जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ था और लिखा हुआ था कि समीरा तुम कैसी हो। मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि आखिर ये कौन है जो मुझे मेरे नाम से जानता है। मुझे लगा कि शायद यहाँ की नौकरानियों में से कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, इसीलिए मैंने उस मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद कोई मैसेज नहीं आया तो मैं बेफिक्र हो गई थी। फिर हर रात को इस नंबर से मैसेज आने लगे। मैसेज में तरह तरह की बातें होती थी। कभी मेरी पुरानी जिंदगी के बारे में कोई बात होती तो कभी मेरे पति के बारे में। मैं हैरत में पड़ गई थी कि कोई तो ऐसा इंसान था जिसे मेरे बारे में सब कुछ पता था और जो मुझे मैसेज कर रहा था। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था, अब मुझे इन सब से डर लगने लगा था कि न जाने ये कौन है और मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। मैं ये बात किसी को भी नहीं बता सकती थी। वह मुझे यही कहता था कि तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो और कहता था कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे एक मैसेज कर देना, मैं तुम्हारी सारी परेशानी खत्म कर दूंगा। लेकिन मैं डर चुकी थी, इसीलिए मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। लेकिन फिर वह मुझे नए नए नंबर से मैसेज करने लगा। मैं जितने भी नंबर ब्लॉक करती थी वह हर बार नए नंबर से मुझसे बात करने की कोशिश किया करता था। ऐसी ऐसी बातें कहता था कि मैं परेशान हो जाती थी। एक बार मुझे शक भी हुआ था कि कहीं ये साहेब तो नहीं जो मुझे परेशान कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर इनको अपना वहम समझकर भूल गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे यह सब कुछ सच लगने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इस घर से मेरा खाना पीना उठने वाला है। मुझे किसी भी तरह से यहाँ से चले जाना चाहिए, मेरी जान को बहुत खतरा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं इज्जत से रह रही थी। मुझे साहब पर शक हुआ तो मैंने साहब पर नजर रखना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि वही एक ऐसे इंसान है जो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। शायद वही है जो मुझे तंग कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था जब मेरे पास मैसेज आ रहे होते थे उसी टाइम साहब भी मोबाइल चला रहे होते थे। लेकिन मुझे मैसेज करने वाले शख्स की कोई डिमांड नहीं थी। उसका सिर्फ एक यही कहना था कि मैं उससे बात करती रहूं और उसको अपना दोस्त समझूं और उसको अपनी सारी परेशानियां बताया करूं। लेकिन जब बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा और उसने मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही मुझे किसी तरह से ब्लैकमेल किया, तो धीरे धीरे मुझे उस पर भरोसा होने लगा था और मैं उससे बात करने लगी थी। वो मुझे इधर उधर की हंसी मजाक भी करता था और जब मैं उससे पूछती कि तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता, तो वह मेरे सवाल पर कोई जवाब नहीं देता था। वह बस ये बताता था कि वह जॉब करता है और वह शादीशुदा भी नहीं है और उसका इस दुनिया में कोई नहीं। इस दुनिया में मेरा भी तो कोई नहीं था, इसीलिए मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं कोशिश करती थी कि किसी के सामने मैं उससे बात ना किया करूं, इसीलिए मैंने उसको ये बात भी बता दी थी कि किसी के सामने उससे ज्यादा बात नहीं कर सकती थी। इस बात पर उसने मुझसे कहा था कि कोई बात नहीं, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा और अब हम रात को ही बात किया करेंगे। जब सब सो जाते थे तो रात को मैं देर तक उससे चैटिंग करती रहती थी। देर रात तक चैटिंग करने की वजह से सुबह को मेरी आंख नहीं खुलती थी और जब मैं उठती थी तो कार्तिक भी नहीं होता था। अब मुझे उससे बात करने की आदत हो चुकी थी। कार्तिक के बारे में मैं उससे कुछ डिस्कस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यह मेरा राज था और मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे असली हालचाल के बारे में जान पाए और मैं इस घर का राज किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं इस घर का नमक खा रही थी। और वैसे भी ये कौन था, मैं उसको ज्यादा तो नहीं जानती थी। पता नहीं जो कुछ उसने मुझे अपने बारे में बताया था वह सच भी था या नहीं, इस बारे में तो मैं नहीं जानती थी। मेरे लिए बस वह एक टाइम पास बन चुका था। वैसे भी मैं सारा दिन अकेला बोर रहती थी। कार्तिक भी शाम को ही घर लौटता था और घर के काम भी नौकर किया करते थे, इसीलिए उससे बात करके मेरा टाइम पास हो जाता था। लेकिन अब बात इस कदर से आगे बढ़ने लगी थी कि अब वो 2-3 दिन से वह मुझसे कह रहा था कि वह मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन मैं उससे मिलने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। उसका कहना था कि वो खुद मेरे घर मुझसे मिलने के लिए आएगा। मैंने उसकी बात को इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि मैं कहाँ पर रहती हूँ। एक दिन शाम को कार्तिक और सब एक साथ घर में चलते हुए आए थे। साहब ने मुझसे कहा कि शाम के खाने का इंतजाम करो, क्योंकि मेरा भाई आज घर आ रहा है। मेरा भाई बहुत दिनों में मेरे घर आ रहा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम अपने हाथ से उसके लिए टेस्टी खाना बनाकर तैयार करो। मैंने हाँ में सिर हिला दिया था और साहब से कहा कि ठीक
ठीक है, मैं खाना बनाकर तैयार कर दूंगी। मैंने काफ़ी सारी डिशेस तैयार की थी। 3 घंटे के बाद ही बाहर से किसी के बोलने की आवाज़ आने लगी थी। मैंने सोचा कि शायद अब साहब के भाई आ गए हैं। खाना तैयार करने के बाद जब मैं किचन से बाहर निकली तो हॉल में बैठे हुए इंसान को देखकर मुझे तो काटो तो खून नहीं, ऐसी परिस्थिति हो गई थी। मैं तो उन्हें देखती ही रह गई थी कि आखिर मेरे सामने कौन है। मैं हैरान परेशान रह गई थी। मैं कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थी और मैं वहीं बेहोश हो गई थी। और जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। साहब और वो इंसान मेरे बिस्तर के पास खड़ा हुआ था। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा पति आकाश था। मैं तो दंग होकर आकाश की तरफ देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वह जिंदा और सही सलामत मेरे सामने खड़े हुए हैं। आकाश भी मेरी तरफ गौर से देख रहे थे और उनकी आंखों में मुझे आंसू नजर आ रहे थे। आकाश ने मुझसे कहा, समीरा यकीन कर लो, ये मैं ही हूँ, तुम्हारा आकाश जो तुमसे बहुत प्यार करता है। देखो मैं जिंदा हूँ। और ये कहते हुए वह मेरे पास बेड पर बैठ गए। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे और मैं उनको छूकर देख रही थी। मुझे यकीन हो गया था कि वह सच में ही जिंदा है और मेरे सामने बैठे हैं। मैं उनके गले से लगकर खूब रोने लगी थी। वो भी मुझसे लिपटकर खूब रो रहे थे। उनके जाने के बाद मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब याद करके मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मेरे साथ जो भी हुआ था वह सब कुछ याद आने लगा था। मैंने आकाश से पूछा कि अगर आप जिंदा हो तो वह कौन था जिसकी मैंने लाश देखी थी। और मैं आकाश से कहा कि अगर आपको मालूम था कि आपका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं तो आप इतने महीने तक मुझसे दूर क्यों रहे। आकाश ने मुझसे कहा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे राज हैं जिनको सुनकर तुम चौंक जाओगी। आज मैं तुम्हें एक एक करके सारे राज बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम जिस रॉन्ग नंबर वाले लड़के से बात करती हो वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे घर आकर ही तुमसे मिलूंगा। देखो मैं यहाँ पर आ गया। मैंने तुम्हें कहीं बाहर तो नहीं बुलाया ना। फिर मैंने सोचा कि जो बातें वह लड़का मुझसे किया करता था और उसको मेरे बारे में जितनी भी बातें पता थी, यह सब बातें तो मेरे पति और मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। लेकिन मेरा इस बात पर ध्यान बिल्कुल ही नहीं गया कि आकाश जिंदा भी हो सकते हैं। मैंने आकाश से कहा कि अगर आप जिंदा थे तो आप इतने टाइम से कहाँ पर थे, मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आए थे। आकाश ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा। जब तुम अपना घर छोड़ने के बाद यहाँ पर आ गई थी और हमने कोर्ट मैरिज कर ली थी तो कुछ दिनों बाद तुम्हारे भाइयों ने भी यहाँ आकर हमारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। उन्होंने अपने गांव में तो सबको बता दिया था कि तुम मर चुकी हो, क्योंकि अगर गांव वालों को यह पता चल जाता कि सरपंच की बहन घर से भाग गई है तो तुम्हारे भाइयों की बहुत ज्यादा बदनामी होती। बदनामी के डर की वजह से तुम्हारे भाइयों ने गांव में झूठ बोल दिया था और तुम्हें मरा हुआ साबित कर दिया था। लेकिन वह लोग मेरे दुश्मन हो गए थे। मुझे पता चल गया था कि तुम्हारे भाई मुझे जगह जगह ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे भाइयों ने मुझे बार बार नौकरियों से निकलवाना शुरू कर दिया और फिर एक दिन तुम्हारे भाइयों को मेरे मोबाइल नंबर के बारे में पता चल गया और उन्होंने मुझे फ़ोन किया। फ़ोन करके उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी थी और कहने लगे कि मेरे साथ साथ वह तुम्हारी भी जान ले लेंगे। इसीलिए मैं तुम्हें वहां से छोड़कर चला गया था, क्योंकि वह लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे। मैं नहीं चाहता था कि मेरी जान के साथ साथ तुम्हारी जान को भी खतरा हो। और मुझे मारने के लिए तुम्हारे भाई ने कुछ गुंडे भी भेजे हुए थे। अगर वो लोग मुझे ढूंढ लेते तो वह मुझे मार देते, लेकिन अगर मेरे साथ वह तुम्हें भी ढूंढते तो तुम भी मारी जाती। मैं नहीं चाहता था कि वह लोग तुम्हें भी मार दे। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस एक्सीडेंट में बच गया। मेरे कार के सामने आने से पहले ही कोई दूसरा आदमी उसकी कार के सामने आ गया। तभी मौके पर मैंने वहां से भाग निकला। तुम्हारे भैया के गुंडे मुझे जानबूझकर मारना चाहते थे, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था। उसके बाद भी तुम्हारे भैया का मेरे पास फोन आया और कहने लगे कि तुम अगर बच गए हो तो ये मत सोचना कि तुम हर बार बच जाओगे। जब तक हम तुम्हें मार नहीं देते हम सुकून से नहीं बैठेंगे। तुम्हारे परिवार वाले मेरी जान के दुश्मन बन गए थे। मेरे साथ पहले जो कुछ भी हुआ था, मुझे नौकरी से निकलवाया गया था और भी बहुत कुछ मेरे साथ हुआ। तब तक तो मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारे भाई हैं, लेकिन जब मेरे पास धमकी भरे फोन आने लगे तब मैंने अपने भाई से यह बात कही। उन्हें यह नहीं पता था कि मेरा भाई पुलिस में है और फिर मेरे भाई ने मेरी हेल्प की। 1 महीने तक तो मैं अपनी जान छुड़ाने के लिए कहीं ना कहीं भागता रहा, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी फिक्र हुई थी। मुझे पता था कि मेरी भाभी का एक अस्पताल में इलाज चल रहा था, क्योंकि वह चल फिर नहीं सकती थी।
यहाँ तक कि वह अपनी याददाश्त भी खो चुकी थी। इसीलिए मेरे भाई ने अपने बेटे की देखभाल के लिए तुमसे कहा था। इसीलिए मैंने इस पर कहा कि तुम किसी भी तरह मेरी पत्नी को अपने घर ले आओ और उसको अपने घर में जगह दे दो ताकि वह परेशान ना हो। मेरा भाई अगर तुमसे कहता कि तुम मेरे घर चलो तो तुम उसके घर जाने के लिए इतनी आसानी से नहीं मानती। इसीलिए उसने सोचा कि ये अपने बेटे कार्तिक की परवरिश करने के लिए कहेगा तो तुम मान जाओगी। यहाँ पर तुम बिल्कुल आराम से थी और अब मेरी परेशानी खत्म हो गई थी। मेरे भाई ने तुम्हारे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने मुझ पर जानलेवा हमला किया और मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। जब तक मैं तुम्हारे भाइयों को पुलिस के हवाले नहीं कर दिया तब तक मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता था। काफी दिनों तक मैं एक खुफिया जगह पर रह रहा था जिसकी खबर सिर्फ मेरे भाई को ही थी। और जब तक मेरे भाई ने तुम्हारे भाइयों को ढूंढ निकाला और अब तुम्हारे भाइयों को जेल हो गई है और मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। ये सब कुछ तुम्हारे भाइयों ने इसलिए किया था ताकि तुमने जो कदम उठाया था। मैंने आकाश से कहा कि एक सवाल मेरे दिमाग में अभी भी घूम रहा है, आखिर कार्तिक सुबह होते ही कहाँ चला जाता था। तभी साहब कहने लगे, मुझे माफ कर देना भाभी, ये मेरा बेटा है, मैं उसी की वजह से आपको यहाँ लेकर आया था। मेरी पत्नी कोमा में है और वो हॉस्पिटल से एडमिट है। जब से मेरा बेटा हुआ है तब से मेरी पत्नी को होश नहीं आ रहा है और कोमा में चली गई है और डॉक्टर ने बताया है कि जब तक कार्तिक उसके सामने रहेगा तब तक मेरी पत्नी कोमा से बाहर हो जाएगी। जब तक मेरी पत्नी सही नहीं हो जाती मेरे बेटे को संभालने वाला कोई नहीं था और उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी और एक हफ्ते से उसने रो रो कर बुरा हाल कर दिया था। जब आपको मैं यहाँ पर लेकर आया था फिर रोज सुबह कार्तिक को उसकी माँ के पास ले जाया करता था और डॉक्टर की इजाज़त पर उसे वापस लाया जाता था। मैं उसको रात को घर पर लेकर आ जाता था, लेकिन आपने मेरे कार्तिक का बहुत ख्याल रखा। मैं आपका एहसानमंद हूँ। आकाश अपने भाई से कहने लगे, तुमने भी हमारा बहुत साथ दिया। तुम्हारी वजह से ही आज हम पति पत्नी एक दूसरे से मिल पाए हैं। अब हम दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। मेरे पति की नौकरी लग गई है और कार्तिक की माँ को भी होश आ गया है और वह बिल्कुल ही सही सलामत घर पर लौट आई है। हम सब एक ही घर में रहते हैं। मैं आकाश का साथ दोबारा से पाकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। मेरी जिंदगी से सारी परेशानियां खत्म हो गई थी, लेकिन मेरे भाइयों ने जो किया था वह माफ करने लायक नहीं था। उनकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी थी। आज मेरे भाई जेल में हैं और अब उनकी सजा भी पूरी हो गई है। एक दिन मैं उनसे जेल में मिलने के लिए गई थी। भैया ने मुझे माफ़ी मांगी और आकाश से भी माफ़ी मांगने लगे। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और कभी आप हमारी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करेंगे। भैया ने भी कहा कि बस, मैं तो अपनी बहन को खुश देखना चाहता था। आकाश के साथ अगर तुम खुश हो तो मेरे लिए यही बहुत है। मेरी ज़िंदगी में अब सब कुछ ठीक हो गया है और अब मैं एक बेटे की माँ बन गई हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार रही हूँ। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह की नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिले।